हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल गाइस। आप सभी के लिए यूपीपीएससी आरओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है। इस वीडियो में आप सभी को जितने भी पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आरओ का इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को शेयर कर सकते हैं जिन भी लोगों को जरूरत है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको 5 दिसंबर 2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा रहा हूँ। इसमें जो जनरल स्टडी प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर है वो करवा रहे हैं, ठीक है। इसकी शुरुआत से 1 से 10 तक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा दिया है। अब इसमें आपको कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर आगे फर्दर अबाउट जितने भी क्वेश्चन है उसको करवाते चलेंगे, ठीक है। चलिए हम इस क्वेश्चन तक यहाँ पे करवा दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ, ठीक है। प्रयागराज में जो उल्टा किला है या फिर किला है उसमें अंग्रेजों ने कब अधिकार स्थापित किया। आपको इस पर एक बार आपको इसके बारे में फ़ोटो दिखा देते हैं। ये है प्रयागराज का किला, ठीक है। इस पर अंग्रेजों ने कब अधिकार दिखाया था, मतलब इसे कब कब्जा किया था। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के ज़िले में यह है यमुना नदी और इसी को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। यानी ये है यमुना नदी एक तरफ से आती है, एक तरफ से गंगा और एक तरफ से सरस्वती, तीनों आके यहाँ पे मिलती हैं। इसी को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। यहीं पे ये किला है जिसे अकबर ने बनवाया था, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, ठीक है। इसे अकबर ने बनवाया था। ये है इलाहाबाद फोर्ट, ठीक है। 1583 में बनवाया था अकबर ने। आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो अंग्रेजों ने यहाँ पे अधिकार कब स्थापित किया था, 1797 ईस्वी में। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 1797 में अंग्रेजों ने यूपी यानी यह इलाहाबाद फोर्ट को यहाँ पे कब्जा कर लिया था और यह स्थान ब्रिटिश सैनिकों की छावनी बन गया, ठीक है। और इस समय यहाँ पे हमारे लोग की सैनिक रहते हैं, हमारे सैनिक रहते हैं, ठीक है। 1834 में उत्तर पश्चिम प्रांत की राजधानी बनाया गया था और 1866 में कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। आपको ये ध्यान देना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, किस तरीके से। यूपीपीएससी है तो यूपी से रिलेटेड ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इलाहाबाद 1583 अभी मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जो इलाहाबाद है भारत में मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्माण किया गया था, ठीक है। किले के अंदर एक पत्थर का शिलालेख में 1583 को यह स्थापना वर्ष के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि यमुना नदी के तट पर है और उसी को बोलते हैं त्रिवेणी संगम। यहाँ पे गंगा और यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ के मिलते हैं, इसे बोलते हैं त्रिवेणी संगम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, यहाँ बोला गया है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शानो शौकत, ठीक है, शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। देखिए ये जो वर्ड है इस टर्म को आपको पकड़ना है क्योंकि इसमें कुछ अजीब तरीके यानी कुछ एक्स्ट्रा अदर वर्ड इंक्लूड करता है जिससे कि आप लोग भ्रमित हो जाएंगे यानी कन्फ्यूज हो जाएंगे आखिर इसे पूछना क्या चाहता है, ठीक है। इसका आंसर होगा दरोगा, ठीक है। इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस है ने जमींदारों को उसके पुलिसिंग कर्तव्यों से वंचित करने का निर्माण लिया, ठीक है। उसने क्या निर्णय लिया कि और इसके बजाय जिलों को 20 से 30 वर्ग के मील के स्थानों या पुलिस का क्षेत्राधिकारी इकाइयों का विजित किया, ठीक है। जैसे कि इतना बड़ा कोई क्षेत्र है 30 मील, एक थाना यहाँ बना दिया, दूसरा थाना यहाँ बना दिया, ठीक है। एक अधिकार की रक्षा के लिए, एक क्षेत्र की रक्षा के लिए, ताकि जो ब्रिटिश सरकार को फ़ायदा मिले, ताकि ये जो लोग यहाँ पे थाना बनेगा तो यहाँ पे एक दरोगा बनेगा और वो दरोगा या फिर थाना इस क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले सकता है। वो अपने फ़ायदा के लिए कर रहे थे, ठीक है। दरोगा इस प्रकार के दीवानी प्रांतों में कंपनी की सरकार के लिए नियंत्रण का काम एक नया साधन बन गया था, जो मैंने भी आपको बताया। जैसा कि किसानों ने उन्हें कंपनी बहादुर की आभा और अधिकार के स्थानीय प्रतिनिधियों के रूप में देखा, ठीक है। एक तरह से वो अपने भलाई के लिए ताकि लोगों को अपने कब्जे में कर सकें, इसलिए वो ऐसा करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ बोला गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। पहला है भारतीय द्वारा चीनी उद्योग का विकास, फिर है रिसड़ा में प्रथम जूट मिल का आरंभ, भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन, बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का आरंभ, ठीक है। इन सभी को सीरियल में लिखना है।
सो गाइस एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है ना, तो आपको अपनी हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादातर बीमारियां तभी फैलती हैं जब मौसम चेंज होता है। जैसे कि इस समय सर्दी का मौसम धीरे धीरे आ रहा है, तो आप अपने हेल्थ का विशेष ध्यान देंगे, क्योंकि इसी समय लोग ज़्यादातर डेंगू हो गया, सर्दी जुकाम हो गया, तो कई तरह ऐसी बीमारियां फैलती हैं। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है। शरीर स्वस्थ रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तो मन स्वस्थ रहेगा, तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमको इसे क्या करना है, सीरियल में लगाना है। सबसे पहले जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल का प्रारंभ किया था। ठीक है, किस ऑप्शन में 4 है? देखिए यही वाला ऑप्शन सही है। जब सबसे पहले अंग्रेज जब आए थे, उन्होंने बम्बई में प्रथम कपड़ा मिल की आरंभ हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था रिसड़ा का प्रथम जूट मिल का प्रारंभ हुआ था। फिर उसके बाद हुआ भारत में स्टील का प्रथम बार उत्पादन हुआ था। फिर ये ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। इससे एडिशनल कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देते हैं। ठीक है, बम्बई में पहली कपड़ा मिल की शुरुआत की गई थी 7 जुलाई 1854 में हुआ था। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसके पॉइंट को आप लोग नोट कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछेगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, उसी से रिलेटेड उसी पैटर्न को फॉलो करके अनदर क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग इजीली कर सकते हैं। ठीक है, बॉम्बे शॉपिंग एंड वीविंग कंपनी, ठीक है, वीविंग बॉम्बे भारत में स्थापित होने वाली पहली कपास मिल थी। ठीक है, 7 जुलाई 1854 को, ठीक है, तारदेव में कोआजी नाना भाई डावर और उनके सहयोगी द्वारा स्थापित की गई थी। ठीक है, फिर है रेशा में पहली जूट मिल की शुरुआत 1855 में हुआ था। फिर आता है भारत में पहली बार इस्पात, ठीक है, 1907 में हुआ था इस्पात उद्योग। फिर आता है, ठीक है, वो भी जमशेदी नशरवान जी टाटा ने 1907 में की थी। फिर आता है भारत द्वारा चीनी उद्योग का विकास 1932 में, लगभग नियर अबाउट। फिर है 1932 में पारित चीनी उद्योग संरक्षण अधिनियम के तहत चीनी उत्पादन में तेजी आई। ठीक है, 1935 में देश आत्मनिर्भर हो गया। इन सभी चीज़ों को आपको पॉइंट में रखना है, और ये भी ध्यान देना है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप लोग फिर इसको ईजिली कर सकते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ है सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या फिर है, मतलब दोनों सही हो सकता है या फिर एक सही होगा, इसलिए दिया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, 1941 में भारतीय सिविल सेवा भारतीयों के प्रतिशत यूरोपियों से अधिक थी। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में ये बात सही है और ये भी बात सही है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है दोनों। इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जो बहुत बेहद जरूरी है। प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में भारतीय सिविल सेवा परीक्षाएं लंदन में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, डायरेक्टली तो नहीं पूछेगा, डायरेक्टली पूछ सकता है कालक्रमानुसार। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार भारत सरकार अधिनियम 1919 के बाद सहमति बनी। ठीक है, इसलिए पहला वाला कथन सही है। फिर देखते 1922 में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में आयोजित होने लगी। सबसे पहले इलाहाबाद में और बाद में दिल्ली के संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के साथ हुआ। ठीक है, सबसे पहले कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। फिर है इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 में संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक प्रांतों के समूह के लिए प्रांतीय लोक सेवा आयोग की परिकल्पना की गई थी। ठीक है, और उसमें अगर देखा जाए तो 1941 में भारतीय सिविल सेवा में भारतीय के प्रतिशत यूरोपीय लोगों की तुलना में अधिक थी। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर वाला सही है दोनों। आते क्वेश्चन नंबर 15 में। पहला कथन क्या है? निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन, दूसरे का कारण। ठीक है, पहला, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। हमें यहाँ समझना है आखिर ये नाइटहुड की उपाधि क्या है। ठीक है, फिर आता है वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। ठीक है, पहली वाली ये वाला सही है पर दूसरा वाला सही नहीं है। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ए और दोनों सही है। ए और दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ये सी वाला ऑप्शन सही है। अब हम जानेंगे कि आखिर रविन्द्रनाथ टैगोर जी कब जन्म लिए थे, इनको कब उपाधि मिली थी, इनके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है,
के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने नाइटहुड को त्याग दिया। ठीक है, नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया इन्होंने। नरसंहार 13 अप्रैल 1999 को अमृतसर में जो हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जब ब्रिटिश भारतीय सेना जलियांवाला बाग में भीड़ पर गोलाबारी की गई थी, इसलिए पहला वाला सही है, इसीलिए इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया। इस घटना के बाद इन्होंने अपने जो भारत के वायसराय को ब्रिटिश मानद उपाधि को त्यागने के लिए पत्र लिखा था। फिर आते हैं इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। और ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने असहयोग में खुले तौर पर आलोचना करते हुए राजनीतिक तपस्या कहा। इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म 7 मई 1861 कलकत्ता में हुआ था। इन्हें गुरुदेव, कबीर गुरु और विश्वा कवि भी कहा जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। फिर 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने को गीतांजलि पर उनके काम के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये वाला भी पॉइंट सही है। फिर है यह नोबेल पुरस्कार, ठीक है, प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय थे, मतलब इंडियन थे। ठीक है, और फिर आता है 1915 में ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम द्वारा टैगोर को नाइटहुड के सम्मानित किया गया था, और इन्होंने फिर उससे क्या कर दिया था, उस उपाधि को त्याग दिया। 1915 में इन्हें किसने दिया था, जॉर्ज पंचम द्वारा। ये पॉइंट को नोट करना है, पूछ सकता है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। राज्य विधानमंडल की बैठक आयोग करने के लिए, ठीक है, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है। ठीक है, इसमें ये होगा, ठीक है, 10 सदस्य का कुल सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। ठीक है, ये वाला हिस्सा सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ है कोरम से तात्पर्य उन सदस्यों की संख्या से है जो एक सदन में बैठक के लिए उपस्थित होते हैं। भारतीय संविधान के, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 189(3) के अनुसार जब तक राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं करता, तब तक राज्य के विधानमंडल में एक सदन की बैठक का गठन करने के लिए 10 सदस्य या कुल संख्या का 10वां हिस्सा होगा। ठीक है, सदस्य के सदस्यों की संख्या जो भी अधिक हो। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के लिए संविधान के कुल सदस्यों के 10वें हिस्से को कोरम की स्थापना की। ठीक है, इस प्रकार लोकसभा सत्र आयोजित करने के लिए कम से कम 55 सदस्यों की उपस्थिति होना चाहिए, जबकि कम से कम 25 सदस्यों को राज्यसभा की बैठक में। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी दी गई थी। ठीक है, काकोरी षड्यंत्र के केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। आइए इसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी। ठीक है, ये काकोरी हत्याकांड, काकोरी कांड, ये तीनों लोगों ने गोरखपुर में एक ट्रेन, लखनऊ के नियर में एक है काकोरी स्टेशन है, वहाँ पे इन सभी लोगों ने अटैक किया था, जो अंग्रेज़ों के समान जो हथियार थे। ठीक है, ये बस चाहते थे कि यहाँ पे जो अंग्रेज़ों का शासन है वो पूरी तरह से हट जाए, तबाह हो जाए, बस इनका मेन पर्पस था। फिर इन्हें क्या कर दिया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन शाह और अफ़ाक उल्ला खान, ठीक है, इन तीनों लोगों को यहाँ पे फांसी दे दी गई थी अंग्रेज़ों द्वारा। ठीक है, काकोरी स्टेशन है, ठीक है, उस समय की है। ठीक है, ये फ़ोटो है वहाँ की जब उनको वो मिला था। ये राम प्रसाद बिस्मिल हैं। ठीक है, नौ अगस्त, चलिए इसमें थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कब हुआ था। 9 अगस्त 1925 में घटित हुई थी। ये फ़ोटो आपके सामने है, क्योंकि हमारा माइंड फ़ोटो में सोचता है तो आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को ये सभी चीज़ें दिखाई दें और अच्छे से समझ भी जाएं। बस आपको पॉइंट ये ध्यान में रखना है कि आखिर ये क्वेश्चन पूछता कैसे है, आप लोग इस चीज़ को ध्यान देंगे। फिर आता है इसका क्या होगा, इनको कहाँ मिला था, गोरखपुर में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल देश का नहीं था? ठीक है, इसमें मीटर मुंडी ये ब्रिटिश का था, ठीक है, अंग्रेज था। आइए इसके बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ये हैं, यहाँ पे है डुआर्टे बारबोसा, जो कि एक पुर्तगाली लेखक और पुर्तगाली भारत के अधिकारी थे। ठीक है, यह कोच्चि के एक विक्टोरिया में एक ईसाई पादरी और लेखक थे। ठीक है, डोमिंगो पेस एक पुर्तगाली यात्री थे और फर्नाओ नूनेज एक पुर्तगाली यहूदी यात्री थे। ठीक है, पीटर मुंडी जो कि ब्रिटिश व्यापारी थे। यही इसमें पूछा है। आपको ये सभी चीज़ें भी ध्यान में रखना होगी, कौन यात्री कहाँ से आया था, किस देश का था। अब आता है सूची, पंचवर्षीय योजना और अप्लाइंग ग्रोथ मॉडल। किस पंचवर्षीय योजना में किस तरह का मॉडल यूज़ किया गया है। ठीक है, और प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरुआत हुई थी, इसमें कौन से अप्लाइंग ग्रोथ मॉडल थे, इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। आइए चलिए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पहले देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। पंचवर्षीय योजना, ठीक है, पंचवर्षीय योजना सबसे पहले 1951 में हुआ था। ठीक है, 1951 में जब भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय स्टार्ट हुआ था। ठीक है, भारत की संसद की पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की। इस पर तत्कालीन ध्यान देने की आवश्यकता थी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र में विकास की केंद्रित था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना की कुछ संशोधनों के साथ हैरोल्ड डोमर मॉडल, ठीक है, हैरोल्ड डोमर दोनों एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, जो ये देखिए लिखा है, अर्थशास्त्री थे। आय, उत्पादन और रोजगार संबंधी विचार को अधिक व्यापक दीर्घकालीन रूप से प्रस्तुत किया है। ठीक है, हैरोल्ड और डोमर के मॉडल की व्याख्या अलग अलग ढंग से होने पर भी दोनों मॉडल का सारांश एक ही है। ठीक है, फिर आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसमें देखते हैं प्रशांत चंद्र, ठीक है, द्वारा विकसित एक आर्थिक विकास मॉडल है। आइए हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं। आप लोग ऐसे विकिपीडिया पे जाके आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 हुआ था, 56 से 61 हुआ था, 51 से 56। इसका जो मॉडल है जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती। ठीक है, आपको क्या करना है, सभी पंचवर्षीय योजना का एक सीरियल में नाम लिखना है और इसके मॉडल क्या थे, कब स्टार्ट हुए, कब खत्म हुए। इन सभी आपको बातों को ध्यान में रखना है, तभी आप लोगों को क्वेश्चन इसमें से रिलेटेड आ सकते हैं, तो आप लोग कर लेंगे। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था कि जो पंचवर्षीय योजना प्रथम था वो क्या था, ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल था। ठीक है, दूसरा ये भी है, ये भी है। अब दूसरा वाला था महलानोबिस मॉडल, ये वाला होगा। ठीक है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन कहाँ से बनता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से किसे घोषित किया था। ठीक है, सबसे पहले हमें जानने की ये जरूरत थी आखिर गुरु नानक जी कौन थे। ठीक है, गुरु नानक जी कौन थे, ये आपको दिखा देता हूँ। गुरु नानक जी 15 अप्रैल 1469 से 22 सितंबर 1539। ठीक है, गुरु नानक, ठीक है, वॉज अ फाउंडर ऑफ सिखिज्म। ठीक है, जो फाउंडर किसके, सिखिज्म के फाउंडर थे। आप लोग यहाँ पे गए होंगे, ये सिक्किम जो आपको ये फोटो दिख रहा है पंजाब में अमृतसर है। ठीक है, अमृतसर। वॉज ऑफ 10th गुरु, 10 गुरु में से पहले गुरु कौन थे, गुरु नानक। हिज बर्थ इज सेलिब्रेटेड, गुरु नानक गुरु पूरब या फिर कथक पूर्णिमा, ठीक है, अक्टूबर या फिर नवंबर के मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इनके 10 गुरु के नाम क्या थे। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन पे लोग चलते हैं। ठीक है, इसके जो उत्तराधिकारी थे वो दो लहना थे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए 1539 में गुरु की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद पहली बार गुरु अंगद 1504 से 1552 तक अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। ठीक है, अंगद हिंदू देवी दुर्गा के उपासक थे और गुरु अंगद साहब जी का जन्म लहना नाम के स्थान यानी पंजाब क्षेत्र के हरिके गांव में हुआ था। आइए इनके 10 गुरु का नाम देखते हैं, कब से कब तक थे। ठीक है, पहला है गुरु नानक जी, आपको अभी ने देखा था 1569 से 1539। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं गुरु अंगद जी 1584 से 1552 तक। फिर है गुरु अमरदास, फिर गुरु रामदास, गुरु अर्जुन,
गुरु हरगोविंद, गुरु हरराग, गुरु हरिकिशन, गुरु तेज बहादुर, ठीक है, गुरु गोबिंद सिंह जो कि अंतिम 10वें गुरु थे। इन सभी को आपको बाद में बातों को ध्यान में रखना है कि कहाँ पे ये जन्म लिए थे, इनका कालक्रम क्या था। ये सभी क्वेश्चन आने वाले समय में पूछ सकता है इस वाले एग्जाम में, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब आता है मेडुअल हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने लगा। ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा की होती थी। आपको इस क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा और कमेंट बॉक्स में बताना होगा किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। आपको ये बात में ध्यान रखना होगा और कमेंट बॉक्स बताना होगा, जिससे हमें भी अंदाज़ा होगा कि कितने बच्चे कहाँ तक वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन क्वेरी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें।